हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग। तो इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है KNC 501 एंड KNC 601 और ये बीटेक के थर्ड ईयर में चलता है और ये सभी ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो आज हम ये नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग, जिसका ये यूनिट 1 का पहला पार्ट होने वाला है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से समझते क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसका जो पूरा कोर्स है मेरा उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 6 जिसमें हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक। ठीक है, तो समझते हैं कि ये टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स दैट इम्प्रेजेस द लाइफ ऑफ अ नेशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कि एक स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं, वो क्या है, वो एक मिक्सचर है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। जैसे हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने बीटेक में भी, उसी तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है। ऑल्सो इट इंक्लूड प्रिंसिपल्स दैट आर अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, स्टेटमेंट्स ऑफ सोशल पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां मैंने बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक ओवरव्यू दिया था। तो बेसिकली ये पॉलिसीज क्या होती हैं या फिर ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि किसको डायरेक्शन देते हैं, जो कि डायरेक्ट करते हैं, या बोल सकते हो कि गाइड करते हैं, किसको, स्टेट को गाइड करते हैं, ताकि वो लोग ऐसे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर सके, ऐसे प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस कर सके जो कि क्या हो, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो। ठीक है, तो मतलब अगर किसी स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम उस स्टेट की पॉलिसी कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसमें हम क्या करते हैं, कि स्टेट की जितने भी चीजें होती हैं उनको हम डायरेक्ट करते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो। ठीक, इसके साथ क्या है कि इसके अंदर प्रिंसिपल्स आते हैं। अब जैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, ये कुछ हो सकते हैं प्रिंसिपल की रिलेटेड हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एरिया है उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। सोशल लेवल पे कुछ प्रिंसिपल हो सकते हैं जिसको हम लोग सोशल पॉलिसी कहते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिसी भी यहाँ के अंदर आती है, मतलब इंटरनेशनली उस स्टेट किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके साथ जो पॉलिसी आती है वो इंटरनेशनल पॉलिसी हो गई, और कुछ सोशो इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, तो अभी तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। ठीक, फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्लासिफिकेशन, मतलब इसको कैसे क्लासिफाई या फर्दर डिवाइड किया गया है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम उससे देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन अगर इनके अंदर जो कंटेंट है, इनके अंदर जो भी फीचर्स हैं उसके बेसिस पे अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 3 क्राइटेरिया में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा होता है गांधीयन प्रिंसिपल्स और तीसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये चीज याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ओरिजिनली क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट है, इनके जो फीचर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 प्रिंसिपल्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहली प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरी है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि करके कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या होती हैं। सो दे आर द प्रिंसिपल्स दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, कि ऐसी पॉलिसीज या ऐसी प्रिंसिपल्स जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इसका नाम रखा गया है तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी प्रिंसिपल्स जो कि लोगों का सोशल स्टेटस बढ़ाएंगी, उनकी इकोनॉमिक वेल बींग को बढ़ाएगी और उनके वेलफेयर में हेल्प करेगी। तो ये चीज यहाँ पर यही चीज लिखी है कि ये ऐसी प्रिंसिपल्स होती हैं जिनका एम क्या होता है, लोगों का सोशल और उनको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना और उनका वेलफेयर करना। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आ गए, अंडर वेरियस आर्टिकल दे डायरेक्ट द स्टेट टू। अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। सबसे पहला आर्टिकल है मेरा आर्टिकल 38।
उसके अंदर क्या मेंशन है, इसके अंदर मेंशन है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों का वेलफेयर को प्रमोट करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, लोगों के सोशल जस्टिस को सिक्योर करके। मतलब अभी तक हमें यह समझ में आया कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की जहां भी बात करी जाएगी वहां पर लोगों का सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में यही बताया गया है कि हमें लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना है। कैसे करेंगे, लोगों का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को सिक्योर करके। ठीक है, और क्या हमें करना है, हमें मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटीज, मतलब जो भी चीजें गलत जा रही हैं, जो भी इनइक्वालिटी है उनके इनकम में हो गया, या फिर उनका पैसा जो स्टेटस है वो हो गया, उनको जो भी फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं वो, और जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इनकम वाइज, वो हमें, अगर उसमें वहां पर कोई भी इनइक्वालिटी है, कोई भी गलत चीज है, तो हमें उस चीज को क्या करना है, हमें उस चीज को मिनिमाइज करना है, उस चीज को कम करना है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 39। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 39 में दिया गया है सिक्योर सिटीजन, मतलब सिटीजन्स को हमें सिक्योर करके रखना है। कैसे करेंगे, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब जितने भी मेरे सिटीजन हैं उनके पास वो हक होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी और एक एडिक्वेट अपनी जिंदगी जी सके। ठीक है, दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को क्या समझाना है कि वो वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने में ना करे, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है उसको इकट्ठा करने में ना लगे, प्रोडक्शन में वो ज्यादा अपना टाइम लगाएं। फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, मतलब जैसे वहां पर किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक काम है, पर्टिकुलर काम, ठीक है, और वो काम एक मैन कर रहा है और वो एक काम वुमेन कर रही है, ठीक है, तो अगर उस सेम काम दो लोगों ने किया है तो उनके जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए, मतलब मेन को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए और वुमेन को भी। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। इसका मतलब क्या है, हमें प्रिजर्व करना है हेल्थ को, मतलब लोगों का हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें चिल्ड्रंस जो हैं उनको जो फोर्सिबल लेबर जो होता है, जिसको हम फोर्स लेबर भी कहते हैं, उसको हमें इसके अगेंस्ट रहना है, मतलब चिल्ड्रंस को हमें फोर्स लेबर से दूर रखना है। नेक्स्ट है मेरा अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मुझे बोल सकते हो कि लानी है जिससे क्या हो, लोगों जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्दी डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरी आर्टिकल 39 में बताई गई थी। अब है मेरा नेक्स्ट आर्टिकल जो कि क्या है, आर्टिकल 39A, मतलब आर्टिकल 38 में ये था जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया गया। आर्टिकल 39 में इतने सारे पॉइंट्स थे जिसमें सारे लोगों को कैसे हम वेलफेयर कर सकते हैं वो बताया गया था। फिर आर्टिकल 39A में बताया गया है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, मतलब कि इक्वल जस्टिस का मतलब है कि वही चीज कि हमें किसी भी चीज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें पीपल का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं करना है। ठीक है, और फ्री लीगल एड टू द पुअर भी हमें देना है। फिर है मेरा आर्टिकल 41। तो ये सारे आर्टिकल जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। सो इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजंस राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे केसेस जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर कोई ओल्ड एज कोई पर्सन है, या फिर वो बीमार है, या फिर वो डिसेबल है, किसी चीज से हो सकता है उसका हाथ में कोई प्रॉब्लम हो या पैर में हो, तो ऐसे सिटीजन्स को हमें सिक्योर करना है। कैसे करेंगे, उनको हक देना ताकि वो कोई भी काम कर सके, उनको राइट टू एजुकेशन देना और पब्लिक असिस्टेंस देना। तो ये आर्टिकल 41 में बताया गया है। फिर है आर्टिकल 42। तो मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जितने भी, वही चीज है कि राइट टू वर्क यहाँ पर भी बताया गया है कि जो भी ह्यूमंस हैं उनके जो भी प्रोविजंस हैं, उनको कोई भी काम करने का जो भी चीज चाहिए, जो भी प्रोविजन चाहिए वो अवेलेबल करवाना। और आर्टिकल 43, सो सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द वर्कर्स। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर और एक अच्छे, मतलब ऐसा वेज, ऐसा मतलब वेज क्या होता है, वेज और इनकम में अंतर क्या है, वेज होता है जो डेली बेसिस पे मिलता है, मतलब आज आपने अपना काम किया तो आज आपको अपना जितना भी काम होगा उतना पैसा मिल जाएगा। तो एक लिविंग वेज का मतलब है कि उतना उसको वर्कर को पैसा दो ताकि वो जो अपनी लिविंग है वो अच्छी कर सके, कि उस दिन तो वो सही से खाना खा सके। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जो भी वो रह रहा है वो एक डिसेंसी से रह रहना चाहिए। ठीक है, फिर है मेरा आर्टिकल 43A, सो टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि वर्कर्स को सिक्योर करना है हमें।
जो कि इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। आर्टिकल 47 में है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो वही चीज यहाँ पर हर एक आर्टिकल में समझाई गई है। मेन क्या है कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है। आर्टिकल 47 में भी यही बताया गया कि लोगों के न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना है और इससे क्या होगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी और उसके साथ साथ उनकी पब्लिक हेल्थ को हमें इंप्रूव करना है। तो ये सारे मेरे आर्टिकल थे जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे थे। अगर ये सारे आर्टिकल्स के अंदर नहीं याद हो रहा है तो एटलीस्ट इतना याद रख लेना कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल किस पे बेसिकली एम्फेसिस देता है, कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। और आर्टिकल्स के नंबर आप लोग याद रख सकते हो कि 38, 39 ये सारे आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरा नेक्स्ट जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अंडर वेरियस आर्टिकल दे डायरेक्ट द स्टेट टू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको ऐसे से समझ लो कि गांधीयन प्रिंसिपल इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसमें जो भी प्रिंसिपल्स थी वो किसकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी गांधी जी की आइडियोलॉजी पे। मतलब गांधी जी का जो भी ओवरव्यू था एक स्टेट को देखने का, उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, ये प्रिंसिपल्स उसी आइडियोलॉजी पे बेसिस थी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 40, सो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी गांव है वहां पर हमें विलेज पंचायत रखनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। जैसे आज भी पंचायत होती है जहां पर सरपंच होते हैं, तो उसी तरह से वहां पर भी बोला गया कि विलेज में पंचायत रखनी चाहिए और उन पंचायत जो है उनको उतनी नेसेसरी पावर मिलनी चाहिए ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाए। फिर आता है आर्टिकल 43, जिसमें क्या था? प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। तो जैसे ये गांधीयन प्रिंसिपल है तो गांधी जी का था कि उनको कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि रूरल एरियाज में जो भी गांव के एरिया है वहां पर कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। अब इससे क्या होगा? कॉटेज इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करेंगे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और जो बेरोजगारी है वो कम होगी रूरल एरियाज में, ठीक। फिर आता है आर्टिकल 43B। इसके अंदर क्या था कि प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो जितनी भी सोसाइटीज हैं उनका हमें क्या करना है? उनका हमें फॉर्मेशन करना है, उनकी फंक्शनिंग को हमें कंट्रोल करना है और उनकी मैनेजमेंट पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल 46, सो प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर ये भी बताया गया है कि जो भी मेरे बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे कि SC, ST है, तो उनको क्या करना है? वहां पर हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है और उनका जो भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। उसके साथ साथ ताकि क्या हो, ताकि अब हम लोग इनकी वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो इससे इनको किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से। फिर आता है मेरा आर्टिकल 47, सो प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? आर्टिकल 47 में ये भी समझाया गया है कि जो भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे अल्कोहल है या फिर ड्रग्स जो हो गई, उनका जो कंजप्शन है वो हमें खत्म करना है, वो हमें प्रोहिबिट करना है, मना करना है लोगों को और उनको समझाना है कि ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हमारी हेल्थ को खतरे में डाल सकती है। उसके बाद है आर्टिकल 48, सो प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काफ एंड अदर मिल्क एंड रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। इसमें क्या है? स्लॉटरिंग मना करी गई है यहाँ पर काउस और काफ्स की, जो वहां पर काटे जा रहे हैं, जो भी काउस और काफ्स है उसको वहां पर खत्म करने के लिए बोला गया है और उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करने का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया। अब मेरी नेक्स्ट आती है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर जो आइडियोलॉजी थी वो किसकी थी? लिबरलिज्म की। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 44, सो सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन आर यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 45, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या है? हमें सिटीजन्स को सिक्योर करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। उसके साथ ही साथ जो भी अर्ली चिल्ड्रन है उनको हमें केयर प्रोवाइड करनी है, उनको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। और ये पहले भी था कि जो भी मेरे एजुकेशन सेक्टर है उसको हमें इम्प्रोवाइज करना है। कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो जब तक वो 6 ईयर्स की एज को कंप्लीट कर देते हैं तो तब तक हमें वहां पर एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल
48, तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने की बात बताई गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो ही मेरा मेन अभी भी ऑक्यूपेशन का अगर मेन सोर्स था, अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर जो था वो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर था, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात कही गई थी। फिर है मेरा आर्टिकल 49, जिसके अंदर क्या है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेस हैं, यहाँ पर ऐसी जो जगहें हैं जो कि क्या है, जो कि जिनकी कुछ हिस्टोरिक इंटरेस्ट है या फिर कुछ इंपॉर्टेंस वो रखते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, अभी का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे ताजमहल हो गया, तो ऐसी जो जगहें हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल 50, सो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, और जो मेरी एग्जीक्यूटिव से मुझे जुडिशरी को अलग करना है। आर्टिकल 51 है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक जो भी स्टेट होगा उसका एक कंट्री मान लो, और उसका जो भी रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, इंटरनेशनल हो गया ना ये इंटरनेशनल लेवल, तो वहां पर हमें पीस को प्रमोट करना है और सिक्योरिटी भी रखनी है। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, तो हमें क्या करना है कि जो भी मेरी दूसरी कंट्री होगी वहां के जो लॉज हैं उसको हमें रिस्पेक्ट रखनी है, उन लॉज को भी हमें रिस्पेक्ट करना है। इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को बोल सकते हो नॉन वायलेंटली हमें सेटल करना। अब ये आर्बिट्रेशन क्या है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मतलब, लेकिन अभी समझ लो कि हमें नॉन वायलेंटली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मैंने एक डायग्राम समझाया है, जिसके अंदर बताया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके साथ डील करती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही है, पार्ट 4 यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखा हुआ है। सो दे डील विद द फॉलोइंग। सबसे पहले, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर है, मेन फोकस इसका है कि लोगों का वेलफेयर हो सके। दूसरा है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, और कुछ जो पॉलिसीज हैं इस प्रिंसिपल के अंतर्गत वो क्या है, वो स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी, तभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये तो मैंने बता ही दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किसके अंदर आता है, ये मेरे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। फिर राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, तो जो हमने बताया है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इन मैटरनिटी रिलीफ, उसके बाद लिविंग वेज एसेट्रा फॉर वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, तो जैसे जो जो चीजें मैंने बताई वही चीज इसमें भी बताई गई है। फिर प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब हमें एजुकेशन को फ्री तो रखना ही है, इसके साथ साथ हमें कंपलसरी भी करना है कि बच्चे जो है वो एजुकेशन को ले सकें। फिर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, तो हमें वहां पर एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, तो ये भी हमने देख लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये चीज यहाँ पर न्यू है कि जो भी फॉरेस्ट है, जो भी जंगल है, उसको भी हमें सेफ गार्ड करके रखना है ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। फिर नेक्स्ट है मेरा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर बाय चांस वो आर्टिकल ना भी याद हो पाए तो ये जो पूरा डायग्राम है इसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो आप लोग पेपर में, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो जैसे मैंने बताया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या क्या हाउसेज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम लोग देखते हैं। सो इंडिया इज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लार्जली बेस्ड ऑन यूके मॉडल। अब ये फेडरल सिस्टम क्या है वो हम लोग अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि इंडिया एक रिपब्लिक है जहां पर क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके पे बेसिस है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये यूके मॉडल पे बेसिस है। यूनाइटेड किंगडम का कोई मॉडल था उस पे बेस है हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। फिर इंडिया फेडरल लेजिस्लेटिव ब्रांच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज द अपर हाउस एंड लोकसभा। तो इंडिया के लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर ये तीन आते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरे प्रेसिडेंट, तो ये तो हमें पता ही है। दूसरा आता है राज्यसभा, तो राज्यसभा को हम लोग, इसको याद रखना कि राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा लोकसभा, जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और इसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, ठीक है।
अब है द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसको अभी के लिए बोल्ड करके याद कर लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो किसका पार्ट होता है, वो लेजिस्लेटर का पार्ट होता है। अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर क्या है वो हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइन याद रखना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है, लेजिस्लेटर का, which implements the laws and plays an active role in framing it as well। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनको इंप्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना और उनको फ्रेम करने का काम भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का ही होता है। फिर आता है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट मे बी अ मोनार्क और अ प्रेसिडेंट बट बोथ ऑफ दीज पोजीशंस आर सेरेमोनियल। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हेड होता है मेरे स्टेट का, या तो वो मोनार्क होगा मतलब एक पर्सन होगा, या फिर वो प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। फिर एट द हेड ऑफ गवर्नमेंट हु इज जनरली कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। Thus, all the real executive powers are vested in Prime Minister. The parliamentary government is also called as cabinet government due to concentration of executive power in the cabinet. अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या। देखो, एक चीज याद रखो कि मेरे पास जो भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो रियल हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो सेरेमोनियल हेड होता है। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं यहाँ पे, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ पर बताया गया है वो किसके पास होती है, वो मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड कहते हैं, और जो मेरा हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उसको हम लोग सेरेमोनियल हेड कहते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है उसको हम लोग कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलिमेंट्स एंड फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि पेपर में आता है। सबसे पहला है नॉमिनल एंड रियल हेड। सो द हेड ऑफ द स्टेट होल्ड्स अ सेरेमोनियल पोजीशन एंड इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि इसका मतलब क्या है कि जो भी हेड होगा मेरे स्टेट का, जिसको हम लोग अभी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो सेरेमोनियल पोजीशन को होल्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग सेरेमोनियल हेड बोलते हैं या फिर नॉमिनल हेड बोलते हैं, क्योंकि उसके पास जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उसके पास नहीं होती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद है इन इंडिया द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। According to Article 74, the Prime Minister headed Council of Ministers would aid and advise the President in exercise of his function। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर जिसको हम रियल हेड बोल रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं, क्योंकि सारी जो भी रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती हैं। और ये चीज कहाँ मेंशन है, ये चीज मेंशन है आर्टिकल 75 में, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही हम लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सारी फंक्शनिंग को पढ़ेंगे, क्या क्या उनके पास पावर होती हैं, उसके अंडर कौन कौन से लोग आते हैं वो हम लोग वहां पर समझेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि नॉमिनल हेड या सेरेमोनियल हेड हम लोग प्रेसिडेंट को बोलते हैं, और रियल हेड किसको बोलते हैं, रियल हेड हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो मैंने बताया था कि इसको बोल्ड करके याद कर लेना कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर का पार्ट है। तो द एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड इन इंडिया द पर्सन शुड बी अ member of parliament to become a member of executive. However, the constitution provides that the person can be appointed as a minister for a period of not more than 6 consecutive months if he is not a member of parliament, after which the person ceases to be a minister। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में ये समझाया गया है कि एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है मेरे लेजिस्लेचर का। इंडिया के अंदर जो भी पर्सन है अगर वो उसको मतलब कि अगर उसको एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनना है जो कि पार्ट है लेजिस्लेचर का, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको पार्लियामेंट का भी पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, वहां पर हम लोग ये देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि मिनिस्टर जो है वो, जो भी मिनिस्टर होगा वो 6 मंथ से ज्यादा तक वो नहीं रह सकता है अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है। तो अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो वो मिनिस्टर 6 कॉन्सिक्यूटिव मंथ से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद है मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। द पार्टी विच विंस मेजॉरिटी सीट्स इन द इलेक्शन ऑफ लोअर हाउस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
फिर द प्रेसिडेंट में इनवाइट द कोएलिशन ऑफ पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केस नो पार्टी हैज गॉट मेजॉरिटी। अब मैं इसको समझाती हूँ। देखो, मेजॉरिटी पार्टी रूल का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो लोअर हाउस है, लोकसभा है, ठीक है, वहां पर इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन मतलब क्या, वो लोगों के द्वारा बेसिकली उनको इलेक्ट किया जाएगा उनको, और जो भी इलेक्शन में जीतेगा उसको बेसिकली क्या बनाया जाएगा, वहां पर गवर्नमेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी उसका जो लीडर होगा उस पार्टी का, उसको क्या बना दिया जाएगा, उसको बना दिया जाएगा मेरा उस पार्टी का लीडर लोकसभा का। ठीक है, उसके बाद मतलब कि एक सिंपल याद रखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली लोकसभा हुआ, एग्जाम्पल हो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी थी जो कि जीत गई, उस पार्टी का जो लीडर है, उस पार्टी के लीडर को क्या बना दिया जाएगा, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक, और उसके साथ जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे उनको कौन कौन सी पोजीशन पे रखना है वो प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेके उनको अपॉइंट कर देगा। ठीक, अब मान लो कि इलेक्शन हुए लोकसभा के, ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो कोएलिशन ऑफ पार्टीज कर सकता है। कोएलिशन ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है कि जैसे 5-6 पार्टी है, ठीक है, तो अगर 2-3 पार्टी आपस में आके वो क्या कर सकती है, मतलब वो आपस में मिलकर अगर उनको मेजॉरिटी मिल रही है तो यहाँ पर ये भी केस हो सकता है। ठीक है, फिर आता है मेरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज एन एबिलिटी टू डिसमिस द गवर्नमेंट बाय गेटिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड इन द हाउस। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी मेरा लोअर हाउस का जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या है कि उसके पास गवर्नमेंट को डिसमिस करने का एक ऑप्शन है। मतलब लोअर हाउस के जितने भी लोग होंगे उनके पास एक ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सके या फिर उसको उसके पद से हटा सके। कैसे हटाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा वो हाउस में पास कर दिया जाएगा। इन इंडिया द गवर्नमेंट सर्वाइव्स टिल द टाइम इट एंजॉयज सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। दस लोकसभा इज एम्पावर्ड टू इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही है अगर वो तब तक काम वहां पर कर सकती है जब तक लोकसभा के मेंबर्स खुश हैं। मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स जो है लोकसभा के वो सही है, सहमत है उस गवर्नमेंट से। कहीं पर अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि ये जो पार्टी है, ये जो गवर्नमेंट बनाई हुई है, ये इनके पास पर्टिकुलर ये लोगों का वेलफेयर नहीं कर रही, या फिर कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं हाउस में। और अगर वो उस मोशन को बेसिकली अगर मेजॉरिटी मिल गई तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वहां पर डिसॉल्व कर दी जाती है और फ्रेश इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब इसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हो गई। फिर है प्राइम मिनिस्टर एज द सेंटर ऑफ पावर। सो मैंने बताई दिया रियल हेड होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रूलिंग गवर्नमेंट, दस ही हैज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमने कवर कर लिया। फिर है पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन। सो नो गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट कैन गेट 100% मेजॉरिटी। द ऑपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेकिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जैसे पता ही है कि किसी भी इंसान के बहुत सारे मतलब सभी लोग उसका वो नहीं कर सकते, है ना, कि सारे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से पार्लियामेंट में भी क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट होगी उसको कभी भी 100% मेजॉरिटी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ लोग तो उसको अपोज करेंगे ही। और ये ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट भी है ताकि वो जो पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं उस पर एक चेक लगा सके। ठीक है, फिर आता है इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस। सो द सिविल सर्वेंट एडवाइस एंड इंप्लीमेंट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्वेंट होल्ड परमानेंट अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट्स बेस्ड सिलेक्शन। They ensure continuity of employment even when the government changes. The civil service also ensures efficiency in execution of duties and responsibilities. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस का मतलब है कि गवर्नमेंट है चाहे गवर्नमेंट नहीं है, मतलब एक गवर्नमेंट आई और फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट भले ही चेंज हो, जो ये सिविल सर्विस है, सिविल सर्वेंट्स हैं बेसिकली, वो अपना काम करते चलते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट्स कौन हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स का काम क्या है, सिविल सर्वेंट्स जो होंगे वो अपना काम सही से करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूटी उनकी चलती रहेगी अपने काम की, चाहे एक गवर्नमेंट आए चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से। ठीक है, जैसे उनके नंबर आते हैं तो उस मेरिट के हिसाब से जो उनकी रैंक बनती है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है। ठीक, तो ये मेरे सारे फीचर्स थे मेरे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। नेक्स्ट आता है मेरा फेडरल सिस्टम इन इंडिया। अब देखते हैं ये क्या, मैंने बताया था ना कि इसी हम देखेंगे फेडरल सिस्टम क्या। तो फेडरलिज्म इन इंडिया रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप बेसिकली किसके बीच में, सेंटर के बीच में, और जो भी यूनियन के जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं।
पार्ट 11th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी मेरा पार्ट 11th है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, कैसे होगी कि लेजिस्लेटिव एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में कैसे होगी, एग्जीक्यूटिव पावर कैसे डिफाइन होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद है दे आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर 2 तरह के स्टेट होते हैं। द स्टेट दैट हैज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री विच इज नोन एज गवर्नमेंट at 2 level, one at central and one at state level. Beside having 2 sets of ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा देखो 2 तरह के मेरे यहाँ पर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। एक स्टेट होती है जिसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट होता है और पूरी कंट्री के लिए वो एक ही गवर्नमेंट होती है। दूसरी स्टेट होती है जिसमें गवर्नमेंट 2 लेवल पे होती है, एक होती है सेंट्रल लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो बिसाइड्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम मस्ट हैव 3 अदर फीचर्स। तो फेडरल सिस्टम सेकंड वाले स्टेट को फॉलो करती है, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट होगी और इसमें 3 फीचर और होने चाहिए तभी वो फेडरल सिस्टम कहलाएगा। अब वो फीचर्स क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तब वो फेडरल सिस्टम कहलाएगा। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हमें पता ही है कि जो भी मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ऑल्सो हैड अ फेडरल सिस्टम हैविंग ऑल दीज फीचर बट विद अ डिफरेंस। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि ये तीनों फीचर्स मेरे फेडरल सिस्टम में होने चाहिए। सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दूसरा है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, और तीसरा है जो जुडिशरी है उसके पास ये पावर होनी चाहिए बेसिकली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके, उसको चेंज कर सके। और इंडिया का सिस्टम भी फेडरल सिस्टम है, क्यों? क्योंकि इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी 2 स्टेट्स गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। फिर इंडिया के अंदर भी जुडिशरी के पास वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है इंडियन फेडरल सिस्टम और नॉर्मल फेडरल सिस्टम में वो देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, सबसे पहले 2 टायर गवर्नमेंट। सो यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फॉर द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अनदर फॉर ईच यूनिट ऑफ स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया के अंदर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताया गया है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक है स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। The Constitution does not allocate a separate set of powers to the local government as these continue to be under their respective state government. तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट है एक सेंट्रल है, ठीक है। अब स्टेट के नीचे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको एज सच पावर नहीं मिली हुई है। किसके अंदर मेंशन नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को मेंशन नहीं किया गया है। उसकी पावर जो वेस्टेड होती है वो किसके साथ होती है? वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, ठीक, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होता है मेरी लोकल गवर्नमेंट। फिर है मेरा डिवीजन ऑफ पावर्स। सो लाइक अदर फेडरेशन बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मतलब कि मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट and state government have constitutional status and clearly identify area of activity. The constitution clearly divides the power between the 2 sets of government so that center and states exercise their powers within their respective spheres of activity. If there is any dispute about the division of powers, it can be resolved by judiciary on the basis of constitutional provision. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मेरी 2 गवर्नमेंट्स हो गई, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, और इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में कैसे कैसे पावर को डिवाइड करना है मैंने पहले ही बताया था। ये किसके अंदर मेंशन है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। अगर कोई भी डिस्प्यूट का चांस हो जाता है तो उस केस में जुडिशरी को ये हक है या फिर ये पावर है कि वो इन दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करेगी। नेक्स्ट है मेरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एक फीचर था मेरे फेडरल सिस्टम का। सो इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, हमें पता ही है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा इंडिया का। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ द सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन एंड द स्टेट, क्योंकि पावर का डिवीजन मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से होता है। These governments are independent in their spheres of governance. Another feature of the federation is the rigid constitution. ये भी हमने पढ़ा था जब हम features of constitution पढ़े थे कि वो flexible भी है और rigidity भी है. So although the Indian constitution is not as rigid as the US constitution, it is not a flexible constitution. As mentioned earlier, it has a unique blend of rigidity and flexibility. तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, मतलब वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिजिड नहीं है, लेकिन हाँ रिजिड है और कहीं कहीं फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि कहीं पर सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। तो ये एक ब्लेंड है मेरे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का।
फिर है मेरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जो क्या करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट को मेरे बेसिकली क्या करता है, रिजॉल्व करता है। जो दो पावर्स होती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर बाय चांस वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो जुडिशरी का पावर है कि वो दोनों के बीच में रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट को। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरेशन इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू मेंटेन इट्स सैंक्टिटी. The Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle dispute between union and the state. और यहाँ पर independent of judiciary का मतलब हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा कोर्ट है और उसके पास ये पावर है, उसके पास ये जुरिडिक्शन है कि वो यूनियन और स्टेट के डिस्प्यूट को सेटल कर सके. इट कैन डिक्लेयर अ लॉ as the unconstitutional if it contravenes any provision of the constitution. The judiciary also has the power to resolve dispute between the state. तो ये तो मैंने बता ही दिया. इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जो भी लॉज होते हैं वो लॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो जो जुडिशरी है वो उसको इररेलेवेंट या फिर गलत ठहरा सकता है. ठीक है, तो इसी के साथ जो भी मेरा फेडरल सिस्टम था वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया. आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.